अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आज इक़्तिदार के ऐवानों से कुछ ठंडी हवा के झोंके, और वो ये कि हुकूमत और अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बाकायदा पहली बार बैठ गए। और ये जो मुलाकात है या मुज़ाकरात के लिए पहली नशिस्त है, ये स्पीकर अयाज सादिक की सालसी में हुई। गो के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कमेटी बानी PTI ने जिसको मैंडेट दिया था, उसके सारे अरकान तो ना बैठ सके, कुछ ज़ाती मसरूफियात करार दिया जा रहा है उनकी तरफ से, या कहा जा रहा है। लेकिन असद कैसर साहब, हामिद रज़ा साहब और नासिर अब्बास साहब शामिल हुए, और इसी तरह जो हुकूमती साइड से थे वो सारे के सारे मेंबरान मौजूद थे, जिसमें इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और दीगर शामिल हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। सबसे पहले गो के कोई बाज़ाब्ता डिमांड्स तो नहीं रखी गई, और इसके लिए कहा गया है अब कि 2 जनवरी को एक चार्टर ऑफ डिमांड्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी बाकायदा तौर पर रखेगी हुकूमत के सामने, ताकि वहाँ से मामलात आगे बढ़ सकें। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है उसके मुताबिक एक जो रफ़ सी डिमांड्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसका खाका पेश किया गया हुकूमत को, और बाय द एंड ऑफ इट दोनों तरफ से ये कहा गया कि आज की जो मीटिंग थी वो खासी मुस्बत पेशरफ्त है। मुस्बत पेशरफ्त है या नहीं, इसको इसके साथ भी मिला लें कि वो 190 मिलियन पाउंड्स का केस जिसका आज फ़ैसला सुनाया जाना था, वो कल शाम को एक ख़बर आई कि फ़ैसला आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फ़ैसला आज नहीं, बल्कि ये बताया गया अब कि 6 जनवरी यानी जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। क्या इन दोनों मामलात को भी जोड़ा जा सकता है? क्योंकि हमारे पैनल पे बैठे हुए भी इरशाद भट्टी साहब ने हफ्ते को ही कहा था कि अगर तो बड़ी तेज़ी से मुज़ाकरात आगे बढ़े और इसमें मुस्बत पेशरफ्त के इशारे हुए तो ये एक फ़ैक्टर हो सकता है। ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ये जो डिमांड्स की बात हो रही है, ये क्या बानी PTI यानी इमरान खान, उनकी रिहाई की भी बात होगी? इसी से ज़रा स्टार्ट करते हैं अपनी गुफ्तगू। क्या फ़िलवक्त बानी PTI की रिहाई मुमकिन है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और आसिफ रशीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा सबसे पहले भट्टी साहब, गो के आप ये कह चुके थे सर कि ये एक इशारा होगा अगर 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है वो उसकी सज़ा मुलतवी हो जाती है या मौखर हो जाती है। आज ये जो बैठक हुई है इसको किस तरह से देखा जाए, और इससे आगे ख़बरें क्या हैं? और वाकई में जैसे बताया जा रहा है कि PTI के जो दीगर लोग हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, वो जेन्युइन रीज़न है या पसे पर्दा कुछ और है? मैडम शेख, एज़ यूजुअल आपके तदब्बर, तफक्कर और सोच को सलाम पेश करते हुए और एक फ़िक्रे में 12 सवालों को समोते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये मैडम शेख के बिलाशुबा कहा था कि अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक ज़रा रुक गई, अगर 190 मिलियन पाउंड केस आगे चला गया तो आप समझिएगा कि बैकडोर बातचीत, बैकडोर राब्ते और मुज़ाकरात बाकायदा मुज़ाकरात में ढल जाएंगे। और हुकूमती ये भी बताया था कि सब फरीकैन जो हैं वो कम अज़ कम बातचीत पर राज़ी हैं, और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का बनना मतलब सब जो फरीकैन है वो राज़ी हैं। अब मैडम शेख, ये आपके सवाल पर आने से पहले ये बताता चलूँ कि आज वाकई जेन्युइन मसाइल थे। कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये नहीं था कि कोई नाराज़ होकर या कोई शामिल नहीं होना चाहता था या किसी को कोई प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम पार्टी के अंदर है, लेकिन जो मुज़ाकराती टीम है वो आज जेन्युइन रीज़न थी और जिसकी वजह से वो नहीं आई। अगले में वो चार्टर ऑफ डिमांड या के साथ वो बिल्कुल आएंगे। सवाल है कि मैडम शेख के आपका कि क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पा सकेगी इन मुज़ाकरात के बाद या इन मुज़ाकरात के ज़रिए? तो एक गाना है मैडम शेख, बड़ा सदाबहार गाना है, ये आपको डेडिकेट करता हूँ। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में ज़रा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। और इसको ज़रा बदल के मैडम शेख जी, धीरे चल, सवाल करने में ज़रा संभल, बड़े मरहले हैं इस राह में। अच्छा। और
अच्छी बात है मैडम शेख, बैकडोर राब्ते हुए, अच्छी बात है बैकडोर बातचीत हुई, अच्छी बात है मुज़ाकरात पर आमादगी हुई, अच्छी बात है मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी, अच्छी बात है मुज़ाकराती कमेटियाँ आपस में मिली। अच्छी बात होगी कि कोई टेबल पर बैठकर कोई ब्रेक थ्रू हो जाए तो, मगर मैडम शेख जी धीरे चल, सवाल करने में ज़रा संभल, बड़े मरहले हैं इस राह में। पीटीआई बज़ाहिर मैडम शेख इस घड़ी तक, ये बड़ा एक अच्छी बात है, बज़ाहिर इस घड़ी तक मैं कह रहा हूँ, कल का मुझे नहीं पता, या हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो तो उसके बाद अगले प्रोग्राम में कोई नया चांद चढ़ जाए, ये नहीं मैं कह रहा। इस वक्त इस घड़ी तक पीटीआई मैंडेट चोर हुकूमत, ये जालिम हुकूमत है, ये गासिब हुकूमत है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, इससे एक कदम पीछे हटी है और ऊपर से लेकर नीचे तक हटी है, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जो रुपोश हैं या जो बाहर बैठे हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा। और हुकूमत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो कि ये तखरीबकार हैं, ये फितने हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये मुल्क दुश्मन हैं, इन सारों के साथ हुकूमत बैठी है मुज़ाकराती कमेटी बनाकर। मतलब कल जिन पर बगावत का मुकदमा बना दो, पाबंदी लगा दो, ये इनको इस सियासी गंद को साफ कर दो, आज वो इसी गंद में बैठे हैं, गंद के साथ बैठे हैं, अच्छी बात है। मैडम शेख अभी जैसे मैंने कहा बड़े मरहले हैं इस राह में। इमरान खान फैक्टर है। इमरान खान आपको पता है 2 मरतबा मुज़ाकरात जब इस हकूमत के और इमरान खान के जो PDM 1 थे कामयाब हो गए थे, इमरान खान साहब ने विड्रॉ कर लिया, फिर इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली से निकल गए, उससे पहले दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ दी। तो इमरान खान फैक्टर मौजूद है। शराइत, तवक्कुआत, चार्टर्ड ऑफ डिमांड, ये एक मरहला होगा, इस पर क्या दरमियानी रास्ता निकलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हार्ड लाइनर्स जो हैं, जो इनकलाब समाये बैठे हैं, वो एक मसला होगा। मुस्लिम लीग के अपने हार्ड लाइनर्स मसले होंगे। सोशल मीडिया फैक्टर इसमें होगा। बयानिया फैक्टर, क्योंकि ये मुल्क अब बयानियों के कैद में आ चुका है और अपने अपने बयानिए की कैद में। इसके अलावा 9 मई है मैडम शेख, 190 मिलियन पाउंड है, तोशा खाना है, GHQ है, जनरल फैज़ हमीद केस, मतलब केस मुकदमे जेल हवालाते हैं, ये भी फैक्टर है। और फिर जो सबसे बड़ा फैक्टर है मैडम शेख, जो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा फैक्टर है, वो होगा ये जो भांत भांत की बोलियाँ। अब इनको सबसे पहले आज भी बात हुई इस पर और हल्की फुल्की हुई, और अभी इस पे मजीद बात होनी है। आपस में जब लास्ट मेरी बात हो रही तो आपस में टेक्सटिंग हो रही थी दोनों कमेटियों की, और वो बात है कि बाकी कोई बात ना करे इन मुज़ाकरात पर दोनों पार्टियों में, सिर्फ कोई एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें जो बाकायदा ब्रीफ किया करे। फॉर एग्जांपल जिस तरह कल ख्वाजा आसिफ साहब ने ज़ैर आलूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद वो रिचर्ड ग्रेनल साहब की डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे थे कि शौकत खानम तक पहुंच गए। तो इस तरह की ज़ैर आलूद गुफ्तगू ना हो, टोटल सीज़ फायर, और माहौल जिससे ख़राब ना हो। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा है। तो लेकिन अभी बड़े मरहले बाकी हैं मैडम शेख, अभी उस जगह पर नहीं पहुंचना चाहिए, ना उस जगह तक जाया जा सकता है। इमरान खान बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि उनके जो वो अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा, वो अदालतों में उनको अपने मुकदमे लड़ना पड़ेंगे। और आपको ISPR की वो जुमला भी याद होगा उस प्रेस रिलीज में, अभी तक इस वक्त घड़ी तक के मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स को भी इंसाफ के कटहरे में लाना पड़ेगा, या लाया जाएगा, या लाने से ही इंसाफ होगा। तो ये अभी बड़े मरहले हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई इस तरफ बात चली है और इससे कोई ब्रेक थ्रू निकले, ये बहुत अच्छी बात है। वरना हम लड़ तो रहे ही हैं, तो मजीद लड़ लेंगे, कोई हर्ज नहीं। सर यानी आप कहना चाह रहे हैं अब से टोटल सीज फायर होगा आपके अंदाजे के मुताबिक? मैडम शेख ये इसी पे ये अभी ये मेरे ख्याल से ये अगली मीटिंग से पहले इस पे करेंगे। अच्छा। कि कम अज कम बातचीत को, सख्त बातचीत को, इल्जामात को, इनको रोका जाए, और दोनों पार्टियां इसका शिकार हैं। आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 60% लोग जो हैं वो नहीं,
वो नहीं बैठने पे नहीं मान रहे थे, बल्कि बैरिस्टर गौर पे बड़ी तनकीद हो रही है। अच्छा। कि उन्होंने जो 26 नवंबर के वो जो उनको जो गोलियां चली और गोलियां लगने से जो जान से गए, उनके वो कंप्लेनेंट हैं, तो वो अदालत में दूसरी या तीसरी मर्तबा नहीं पहुंचे। तो इस वजह से और बड़ी बातें हो रही हैं। यानी अली अमीन गंडापुर पर बड़ी तनकीद की गई जब वो मोहसिन नकवी साहब से मिले अभी ये कुरम के मसले पर। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को एक तरह से यकीन दिलाया है कि वो इमरान खान से मिलकर इमरान खान की ज़बानी एक मरतबा इन सारों को कहेंगे कि कुछ दिनों के लिए ज़रा वक्फा करें, एक कोशिश कर लें। ठीक है। अच्छा सर, मज़ीद सवाल तो करते हैं, बस अगर आप एक जुमले में बता सकें, आज जो फैसला मौखर हुआ है, आपको ताल्लुक़ लगता है उसका ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी मैडम शेख, मुझे तो बिल्कुल लगता है। मैंने तो पहले दिन से कह रहा हूं। हफ्ते को भी आपने कहा, लेकिन आज उसकी तरदीद हो रही है ना। आज कहा जा रहा है कि नहीं जी, वो अदालती फैसला है, अदालत के उसमें है, विंटर वेकेशंस की वजह से। आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। हो सकता है, लेकिन मेरी राय यही है। आपकी राय ये है। महमल, आप कहिएगा, क्या आप भी ये ताल्लुक देखती हैं आज का फैसला मौखर होना? क्या एक CBM हो सकता है इन मुज़ाकरात के सिलसिले में? और अगर ऐसा है तो ये हुकूमत के ऊपर कैसा रिफ्लेक्ट करता है कि एक तरफ वो बातें हैं, वो बयानियाँ कि बिल्कुल अदलिया आज़ाद है और किसी तरह से भी असरअंदाज नहीं, लेकिन फिर 2 दिन पहले से ही जितने भी बाखबर मोतबर सहाफ़ी हैं सबको पता था कि आज फैसला मौखर हो जाएगा। जी एलिना, देखिए, पहले तो मैं आपका जो बुनियादी सवाल है रिहाई का, जो खान साहब की, तो ये बात है कि देखिए, रिहाई तो फौरी तौर पर खान साहब की मुमकिन नहीं है, लेकिन शहजाद इकबाल साहब ने खबर दी थी कि अगर जो CBMs की आप जो बात करी, मैं आगे चढ़कर उसकी भी बात करूंगी, कि अगर ये CBM कामयाब होते हैं तो मुमकिना तौर पर गौर किया जा सकता है कि खान साहब को रिलीफ दिया जाए, यानी कि पहले उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया जाए और फिर बनी गाला। और ये भी कहा जाता है, सोर्सेस ये कहते हैं कि ये प्रपोजल पहले भी उन तक गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था। अब जो ये आपने 190 मिलियन पाउंड के केस की बात की, ये सबसे अहम चीज़ है लीना। बिल्कुल आप सही कह रही है कि पिछले हफ्ते चंद बाखबर सहाफ़ियों ने, कुछ ने ट्वीट्स कर दिए, कुछ ने अपने ब्लॉग्स के अंदर ये बात कर दी थी कि ये मौखर होगा। और ये जो है, ये आज जिस तरह वर्डिक्ट आना था और ये भी कहा जा रहा था कि मोस्ट लाइकली इसमें सज़ा भी होगी, तो उसको जो डिले किया या मौखर किया, तो उसका ताल्लुक भी इन निगोसिएशन से है। ज़राए के मुताबिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये डिमांड है PTI की कि बुशरा बीबी दोबारा जेल नहीं जाएंगी, और इसीलिए जो है ये तारीख को इस वजह से आगे किया गया। लेकिन अगर आप ओवरऑल अलीना देखें निगोसिएशंस के ऊपर, भट्टी साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होंगी, फौरी तौर पे तो कुछ होता नहीं, ओवरनाइट तो कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे भी आपको मालूम है कि दोनों जमातों के दरमियान जो है, या दोनों साइड्स के दरमियान आप कह लें, मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और डिमांड्स भी एक्सट्रीम किस्म की भी हैं। जिस तरह अभी तो देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता क्या डिमांड्स होती हैं, क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स PTI रखती है, वैसे भी गवर्नमेंट भी क्या बातें करती है। जिस तरह कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट की भी ऐसी हैं कि वो इस्लामाबाद में दोबारा चढ़ाई नहीं करेंगे, जो वायलेंस की पॉलिटिक्स है PTI, इसको जो है वो ख़त्म करेगी। फिर जो PTI का सोशल मीडिया है उसको टोन डाउन करने का, इस तरह की भी बातें जो है वो सुनी जा रही हैं। जो अच्छी चीज़ है एलिना इस सारी में, वो ये है कि एटलीस्ट निगोसिएशंस हो रही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि PMLN के अंदर जो एक बहुत सीनियर लीडर्स का ग्रुप था, देखिए उन्होंने ही एक्चुअली यहाँ तक जो बात है उन्होंने मनवाई है इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने यही बात की कि आप PTI को ख़त्म नहीं कर सकते। PTI एक रियलिटी है, सियासी रियलिटी, और हमें ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी सियासतदान हैं, हमने भी सारी ज़िंदगी सियासत की। अगर हमारे साथ 2018 में ज़्यादती हुई है तो 2024 में PTI के साथ भी हुई है। तो ये अब जो एक सिलसिला शुरू हुआ, और आपको मालूम है कि ये एक्चुअली जो बैकडोर चैनल में भी चल रही थी, वो इन्हीं सीनियर PMLN के जो पॉलिटिशियंस थे उन्हीं की तरफ ये सारी बातचीत हो रही थी, उन्हीं के थ्रू ये बातें आगे बढ़ी हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एलिना, बात वही है कि ये ना हो कि चीज़ें तय हो रही हो, सब कुछ हो रहा है, और एंड पर जो है एक स्पॉइलर, जिस तरह खान साहब ने PDM-1 के अंदर भी हमने देखा कि उनको इलेक्शन की डेट भी मिल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से जब सब कुछ तय हो गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद इस बार PTI के अंदर थोड़ी सी ये एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं माजी में। जिस तरह ये इलेक्शन की डेट्स थी PDM-1 के अंदर, फिर उसके अलावा जब
हुकूमत बनाने का, हुकूमत साजी का मामला आया फरवरी 8 के इलेक्शंस के बाद, वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिस की, क्योंकि अगर उस वक्त हुकूमत बना ली जाती कोलिशन गवर्नमेंट विद पीपल्स पार्टी तो शायद रिलीफ की जो चीज़ें हैं वो उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती। तो ये जो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई हैं, फिर फाइनल कॉल जिस तरीके से हुई और उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हुई कि इस नहज पर आ गई कि PTI की सियासत के अंदर हमने देखा है कि वो फ्रस्ट्रेशन और वो सब कुछ भी जो उसका आंसर शामिल था। तो अब अगर वो निगोशिएशंस के लिए बैठे तो आई होप कि ये एंड तक लेकर चले और कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालें। और मैंने कहा पहले भी अलीना ये बात की थी कि ब्रॉड बेस्ड रेजोल्यूशन होनी चाहिए, बेसिकली होनी चाहिए कि इलेक्शंस अगले कैसे होंगे, कब होंगे, साफ शफाफ किस तरह से कराए जाए, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, इकोनॉमी के ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर होना चाहिए और जिस तरह के मामला हैं। तो इट्स अ गुड स्टेप। ठीक है। अच्छा महमल, ये तो बताए ना कि ये जो 190 मिलियन केस अब मौखर हुआ है, क्या ये हुकूमत के ऊपर अच्छा रिफ्लेक्ट करेगा? और अगर ग्रेटर गुड में चीज़ों की देखा जाए तो ये बेहतर है, बड़ा फ़ायदा देखना चाहिए? आपको लगता है कि उसके मौक़िफ़ के ऊपर बयानिया जो बन रहा था कि अदलिया आज़ाद है, बहुत बुरी तरह से रिफ्लेक्ट करेगा हुकूमत के लिए सियासी तौर पर? देखिए लीना, अगर ओवरऑल देखा जाए और अगर आप लीगल एक्सपर्ट से बात करते हैं, जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस था ये एक्चुअली एक ठोस केस था। ये कई इस तरह के केसेस हमने देखे हैं कि जिनके अंदर कोई वजन नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इसके अंदर एक था। लेकिन ये शायद हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर अदलिया के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट होता है, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो आपको वैसे ही हमें नज़र आया कि किस तरीके से एक जुडिशरी स्पेसिफिक वो तरमीम आई, किस तरह से उसकी कॉन्ट्रोवर्सी बनी। तो अदलिया की जो आज़ादी है उसके अंदर जो है वो तो हमें है, हमें मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पर तो वो लेटर भी आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, और भी जजेस बता चुके हैं किस तरीके से प्रेशर और चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो मौखर करने वाली चीज़ है, ये अगर उसको उसी तराजुर में देखा जाए, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये केस जो है वो इस तरह का नहीं है कि जो सिर्फ जानबूझकर कोई सियासी केस बनाया गया हो। सलीम साहब, साहब बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगे, लेकिन ये बताइएगा यहाँ तक मुज़ाकरात तक जो बात पहुँची है और दोनों फरीकैन बैठे हैं, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली, उनकी कोई चाल का नतीजा है, या फिर या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर सबके इंटेंशन खुद ही से नेचुरली जागी है? नहीं, किसी चाल का नतीजा तो नहीं है, लेकिन उनकी चालें चूँकि कामयाब नहीं हो सकी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए या हुकूमत को गिराने के लिए, तो इसलिए वो भी बामरे मजबूरी इस तरफ आ गए हैं। आपने देखा कि उन्होंने इस्लामाबाद पे एक यलगार किया, फिर दूसरी फाइनल कॉल ले दी, और फिर तीसरा ऑप्शन अब उनके पास सिविल नाफरमानी का था, और सिविल नाफरमानी के बारे में उनके अपने लोग अभी से कह रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकता, इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए अब उनकी मजबूरी है कि इमरान खान के लिए और बाकी लोगों के लिए रिलीफ लेने के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। हुकूमत भी ऐसी बात नहीं है कि कोई मुफ्त में सखी बनी हुई है और उनको रियायत दे रही है। हुकूमत की भी मजबूरियां हैं और हुकूमत भी मजबूर हुई है। क्यों? मसलन हुकूमत नहीं, पहली बात तो ये है कि PTI इस वक्त मकबूल जमात है, अवाम में इमरान खान मकबूल है, तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या इनकी तरह के पाकिस्तानी हैं, और आप उनको ख़त्म तो नहीं कर सकते। आप उनके साथ कोई तलवार और बंदूक वाली जंग नहीं लड़ सकते। तो इस मुल्क के शहरी हैं और आपको इस मुल्क के शहरी के तौर पर उनको डील करना होगा। दूसरी हुकूमत की मजबूरी ये है कि हुकूमत ने अगरचे मईशत के कुछ इशारे बेहतर हुए हैं, इशारे, लेकिन ये है कि अभी भी रोटी गरीब का मसला है, अभी भी बिजली मसला है, अभी भी रोज़गार मसला है, और मईशत एक चैलेंज है। और ये सब कहते हैं, हुकूमती लोग भी कहते हैं, हत्ता कि हमारे गैर मुल्की दोस्तों ने भी कह दिया कि मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम
अपोजिशन जमातों के साथ मुफाहमत के बग़ैर सामने नहीं आ सकता। तो इसलिए हुकूमत की भी ये मजबूरी थी, इन दोनों फरीक़ैन की अपनी अपनी मजबूरियों ने मिल के इनको आपस में बिठाया है, और जिसने भी बिठाया है लेकिन बहुत अच्छा अमल है। अल्लाह करे कि इससे कोई मस्बत नतीजा निकले। बिल्कुल सही। सर, खान साहब की रिहाई मैंने बिठाया है। सर, खान साहब की रिहाई आप कितना चांस देखते हैं फिल वक्त होने का? फौरी तौर पर मुझे उनकी रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा हैं। कुछ एक स्टेज में हैं, कुछ दूसरे स्टेज में हैं, कुछ अलकादा ट्रस्ट की तरह बिल्कुल मैच्योर हो गए हैं। तो इसलिए मुझे फौरी तौर पर खान साहब की रिहाई का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और इस रिहाई के ना होने की सूरत में आपको लगता है मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे उसी ज़ील और ज़ेस्ट से? जी, ज़ाहिर बात है, मुज़ाकरात जिन मकासद के लिए हो रहे हैं उसमें एक अहम नुक्ता इमरान खान साहब की रिहाई का भी है, और मुतालबा उनका खान साहब की रिहाई का भी है। लेकिन ये है कि इतने जल्दी वो इस नतीजे तक पहुँचे और फिर अदालतों से भी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी मामलात वापस लिए जाएं, तो इस पे वक्त लग सकता है। इसलिए मुज़ाकरात के मस्बत तरफ जाने की सूरत में भी इमरान खान साहब को कुछ वक्त लगेगा और फौरी तौर पर वो जेल से रिहा नहीं हो सकते। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक हमने ले, उसके बाद वापस आएंगे, मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, और आसिफ बशीर चौधरी का तज्ज़िया भी आफ्टर ब्रेक। पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का बाकायदा पहली नशिस्त आज हुई है। सवाल ये बनता है कि क्या इसके नतीजे में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ, या फिर बानी पीटीआई इमरान खान की रिलीफ भी ऑन द कार्ड्स है, रिलीज़ भी ऑन द कार्ड्स है? आसिफ बशीर चौधरी साहब, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है? मैं आज का जो दिन है, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमती इत्तेहाद के लोगों के और पीटीआई के लोगों के, मैं इसको आज एक पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का एक अहम दिन गर्दानता हूँ, और इसको पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत की मजबूती की तरफ एक कदम देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि स्पीकर नेशनल असम्बली बिल आखिर जो है उस अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने में कामयाब हो गए हैं, जो इससे पहले जो है हमेशा प्रोटेस्ट की कॉल देती रही है, जिन्होंने 9 मई किया था या 26 नवंबर को जो लास्ट कॉल देने लोग आए थे, अब वो बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पे आ गए हैं। और वो पीटीआई वो जमात जिसका ये मौक़िफ़ था कि हम सिर्फ उन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास देने के लिए कुछ है, वो आज उस पार्लिमान के अंदर आए हैं, और वो उन्होंने इससे इस्टेब्लिश होता है कि वो सोचना शुरू हो गए हैं कि पार्लिमान के पास भी कुछ देने के लिए। मैं अगर आपके सवाल का फौरी तौर डायरेक्ट जवाब दूं तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की फौरी रिहाई तो शायद मुमकिन नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई की बुनियाद इन्हीं मुज़ाकरात की रोशनी में डल जाएगी। और आज जो माहौल था और जो चीज़ें थी वो बड़ी मस्बत समत में गई हैं, और अगर ख़ुद इमरान खान साहब इन मुज़ाकरात को अगर उनके की जानिब से सबूताज किसी स्टेज पे ना किया गया या इससे इनकारी वो ना हुए, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब लेटर किसी स्टेज पे ना सिर्फ यही मुज़ाकरात उनकी रिहाई का बल्कि उनके रिलीफ का भी सबब बनेंगे। आज जो अहम बात देखने में आई, जो आप इससे पहले बात कर चुके हैं कि जो आज अदालती फ़ैसला आना था वो नहीं आया, जिसमें बज़ाहिर यही लगता है कि सज़ा हो जाएगी, तो उससे भी एक लगता है कि ताकतवर हलकों की आशीर्वाद भी शामिल है। और ख़ुद पीटीआई भी अब क्योंकि सारे हरबे बाकी कर चुकी है अपने प्रोटेस्ट के, और वो ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट के हरबे कर चुकी है बल्कि 190 मिलियन पाउंड के अलावा फैज़ हमीद का जो केस है उसमें भी 9 मई के मास्टरमाइंड्स की बात हो रही है। तो पीटीआई के लिए भी मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल नहीं है मुज़ाकरात की मेज़ के अलावा। आज मुज़ाकरात की जो सबसे अहम बात मैं समझता हूँ वो ये है कि गो के पीटीआई ने आज बानी पीटीआई की रिहाई की बात की और 9 मई के लोगों की रिहाई की भी बात की, और उन्हें कहा गया कि अपने मुतालबात आप जो हैं वो तहरीरी तौर पे लिख के लेके आएँ। ताहम आज जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये है कि गो के पीटीआई अपने मुतालबात लाएगी, लेकिन उसे भी कुछ देना होगा। और उन्हें क्या देना होगा? उन्हें 9 मई के ऊपर कोई ना कोई
अपना स्टांस देना होगा, कम से कम उन्हें उस दिन के हवाले से अपना माफ़ी का कोई ना कोई बयान देना पड़ेगा। आज जो प्रेस रिलीज़ आई है, जो बड़ी शॉर्ट एक प्रेस रिलीज़ अंदर इजलास में बनाई गई जिस पे सब ने इत्तफाक किया, उसकी एक लाइन बड़ी अहम है जिस पे PTI ने भी इत्तफाक किया। वो क्या था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले जो हमारे शुहदा हैं उनके लिए दुआ करवाई गई, कुर्बानियाँ देने वालों के लिए, और ये लिखा गया है प्रेस रिलीज़ में कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाले हमारे जो शुहदा हैं, हमारे सिपाही हैं, जवान हैं, उनके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI भी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, हुकूमत की जानिब से भी संजीदगी का मुजाहरा है। अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ने सरदार खालिद मक्सी और इजाज़ुल हक जो हैं उनको भी हुकूमती इत्तेहाद की कमेटी, ये जो कमेटी है उसमें शामिल किया है, और आज सारे लोग हुकूमत की जानिब से भी मौजूद थे। अब अगर ये सवाल किया जाए कि अगर हम कंपैरिजन, क्योंकि अब बाकी ज़्यादा चीज़ों पे बात हो चुकी है पहले, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों साइड्स का तो वो बड़ा दिलचस्प बनता है। एक तरफ जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, सारे संजीदा मैच्योर सियासतदान हैं, राजा परवेज़ अशरफ साबिक वज़ीर आज़म हैं, सैयद नवीद कमर हैं, फ़ारूक सत्तार हैं, अलीम खान हैं, इजाज़ुल हक, खालिद मक्सी आज शामिल हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो PTI की टीम है उसमें अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रज़ा हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों साइड्स का, तो मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ता है कि अगर इमरान खान इसको PTI के बजाय अपोजिशन की कमेटी बनाते और इसमें अपने दरीना जो उनके पार्टनर हैं जो अपोजिशन में, महमूद खान अचकज़ई को शामिल करते, अपोजिशन से अगर मौलाना फजलुर रहमान इसके अंदर शामिल होते, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ PTI बल्कि अपोजिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो PTI की 11 है, जो ये साइड है, ये पार्लिमानी अमूर में और उसमें उतनी मैच्योर नहीं है जितनी दूसरी साइड है। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद रखता हूं कि क्योंकि हमेशा बातचीत से बात आगे बढ़ती है और मुतालबात जितने भी बड़े हों कहीं दरमियानी रास्तों से उनको हल किया जा सकता है। जिस तरह बात हुई कि अगर इमरान खान साहब फौरी रिलीज नहीं भी होंगे तो कम से कम उनकी किसी दूसरी जेल मुंतकिली हो सकती है, KP की, लेटर ऑन उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि कुछ और PTI जो है, क्योंकि मुतालबात तो ये है ना कि हमारा मैंडेट वापस करें, इमरान खान जो है उनको रिहा करें। अब देखें मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी जब मामलात सारे सेटल डाउन होने के कितने माह के बाद उनकी भी जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके मुकदमात ख़त्म हुए बल्कि उनकी जो नाहलियत थी उसमें भी एक टाइम लगा था और वो बहरहाल अदालतों से ही होनी है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार अदा इंतजामी मामलात में कर सकती है। बानी PTI के लिए रिलीफ मिल सकता है। मेरा ख्याल है कबल इस वक्त किसी इलेक्शन की बात भी हो सकती है, 5 साल की टेन्योर में कुछ कमी बेशी भी की जा सकती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज जिनके ऊपर हम पहले बात भी कर चुके हैं, खबरें भी आ रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको ये इंप्रेशन क्यों मिला कि 9 मई के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग सकती है? देखें आज के एलामिये की मैंने आपको बताई ना कि जिस तरीके से शुहदा वो दहशतगर्दी की एक लाइन से आपको इंप्रेशन मिला है। मैं ये समझता हूँ कि इससे कम दूसरी साइड के लिए भी फेस सेविंग कोई नहीं होगी। अगर 9 मई के ऊपर PTI जो है वो कोई बात नहीं करती तो मेरा ख्याल है दूसरी साइड के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। जाहिर है कुछ लिया जाएगा और मेरा ख्याल है कि 9 मई के ऊपर PTI को कुछ ना कुछ अपना बयानिया जो है उससे एक कदम आगे आना पड़ेगा और उसके बाद मेरा ख्याल है मामलात जो हैं वो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है हल हो जाएंगे। भट्टी साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि 9 मई की माफ़ी से कम पर बात नहीं होगी PTI की तरफ से? और अगर PTI ऐसा करती है तो वो किस तरह से जस्टिफाई करेगी? वो कारकुनान जो कि PTI के साथ खड़े हुए, तो सारे बयानिए से पीछे हटने वाली बात नहीं हो जाएगी? ये मुमकिन है कहीं ना कहीं? मैडम शेख, अगर इमरान खान को मद सामने रखा जाए, इमरान खान फैक्टर को, तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा। हाँ, ये पहले मरहले में ये ज़रूर होगा कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि वो जो मीर जाफ़र, मीर सादक, जनरल डायर और ये गासिब और ये इक़्तिदार में जो जिन्होंने बिठाया हुआ है, ये आगे कुटपुतलियाँ हैं, वो जो हार्ड लाइनर किस्म की गुफ्तगू या हार्ड लाइन, वो जो सख्त किस्म की गुफ्तगू आपके फ़िक्रे आपको लौटाते हुए उस ज़ील एंड जेस्ट के साथ नहीं होगी जिस ज़ील एंड जेस्ट के साथ पहले हो रही थी।
तो पहले मरहले में ये ज़रा एक स्टेप पीछे हो जाएगा, लेकिन 9 मई पे मुझे लगता है मैडम शेख के ये अदालतों से ज़्यादातर चीज़ें होंगी और अभी इस मरहले पर ये नहीं कहा जा सकता। क्या ऑफर करेगी? ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर कि वो करें। चले, हुकूमत के पास तो देने को बहुत कुछ है ना, और होता भी है। पीटीआई क्या ऑफर कर सकती है? मैडम शेख बहुत बड़ी ऑफर पीटीआई कर चुकी है। क्या? और वो ऑफर है कि ये मैंडेट चोरी की हुकूमत ने इसको फरीक माना है, और उससे बड़ी है कि ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, बहुत बड़ा बयानिया पाकिस्तान। एक मिनट, वो तो अभी आसिफ ने भी कहा, सलीम साफी ने भी कहा, बल्कि महमल भी अपने तरीके, कहीं ना कहीं पीटीआई के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नहीं मैडम शेख, ये इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि कोई लड़ाई लड़ी जाए। बड़े ऑप्शन होते हैं, कोई ये नहीं है कि कोई दोनों मजबूर हो गए हैं, लेकिन दोनों की ये सोच बड़ी पॉजिटिव है। मसलन कि क्या सर, क्या मतलब आप कहना चाहते हैं सिविल नाफरमानी की जो कॉल थी उसने इस नहज तक मामला पहुंचाए हैं कि बैठे हैं आज दोनों, जो बड़ी अच्छी बात है। नहीं मैडम शेख, बेसिक चीज़ ये है कि मईशत, दहशतगर्दी, ट्रम्प फैक्टर, खारजा तन्हाई और मुसलसल लड़ाई और सरमायाकारी, सरमायाकारों का ना आना और देख दिखा लेना कि वो भी ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना ख़त्म की जा सकती, ना करनी चाहिए। हुकूमत भी नहीं गिर सकती, ना गिराई जानी चाहिए, ना गिरनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि दरमियान का रास्ता 26 नवंबर को देख दिखा के निकला है। तो लेकिन अभी बहुत कुछ मैडम शेख कहना कबल अज़ वक्त है। सब आगे का नहीं, मैं तो पीछे की बात कर रही हूँ ना, यहाँ तक जो बैठे हैं। या आसिफ कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं महमल का पॉइंट भी देती हूँ। आसिफ प्लीज मुख्तसर। कहना चाह रहा हूँ मैम शेख, देखें ये जितनी बातें हैं ना, पीटीआई चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन का दे सकती है, जो वो कहते हैं जी कि मैंडेट हमारा चोरी, मैंडेट दूसरे लोगों का भी पहले चोरी होता रहा, कुछ नया नहीं हुआ। बाकी लोगों का भी मैंडेट चोरी होता रहा ना, उस वक्त पीटीआई के लिए फेवरेबल था तो उस पर बात नहीं हुई। बात यह है कि पीटीआई सारी चीज़ें अपनी जो लेके आएगी उस पर शायद उसे कुछ ना कुछ मिलेगा, रिलीफ भी मिलेंगे, लेकिन पीटीआई को 9 मई के हवाले से अपने पिछले मौक़िफ़ से हटना पड़ेगा, वरना पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर पीटीआई से जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस सारी निगोशिएशन का एक अहम हिस्सा हैं, स्टेक होल्डर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 9 मई को फौजी तनसीबात के ऊपर, शुहदा के मुजस्मों के ऊपर और जो सारा कुछ जो अटैक हुए हैं उस पर पीटीआई अपने साबका मौक़िफ़ पे कायम रहे और दूसरी साइड से जो है वो रिलीफ लेके चली जाए। तो ये बात मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई को भी अपने मौक़िफ़ में लचक दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आप सब इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, बड़ी दिलचस्प पॉइंट आया, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। मुज़ाकरात जो आज पहली नशिस्त हुई है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले महमल भी कुछ कहना चाहिए थी, पहले उनका पॉइंट ले लेते हैं, फिर भट्टी साहब आपके पास आती हूँ मैं। जी महमल। जी रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बात हो रही है कि पीटीआई के पास अभी भी ऑप्शन है, मेरे ख्याल में तो पीटीआई बहुत सारे ऑप्शंस अपने एग्जॉस्ट कर चुकी है। और असल चीज़ ये है कि जो उनका बार बार मुतालबा था कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से उनके क्या डिमांड थी कि वो इंटरवीन करे, एक इंटरवेंशन हो और फिर जो है हुकूमत गिरे और फिर नए इलेक्शन हो और फिर वो उसकी वजह से वो पावर में आ जाए। तो जब उधर से तो बिल्कुल दरवाजे बंद थे बातचीत के, और फिर पीटीआई को ये बात रियलाइज़ हुई कि सियासी स्पेस जो है वो सियासी लोग ही निकालते हैं, इसलिए उन्होंने वो जो है नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठे, क्योंकि प्रोटेस्ट भी करके देख ली, वायलेंस भी होगी, सारा कुछ हो गया उसके बाद। अच्छा, एक चीज़ रीना मैं ज़रूर कहूँगी कि पीटीआई के हमने ओवरऑल अगर आप देखें सियासत देखी है तो इसमें एक बड़ा रिजिड सा स्टांस रहा है, और वो यही रहा है कि हम बात नहीं करेंगे इन लोगों से। और ये जो है मतलब जिस तरह अल्फाज इस्तेमाल उनके बारे में कहते थे कि हमने इनसे बात नहीं करनी, और जब पीटीआई की हुकूमत के अंदर उस वक्त की अपोजिशन, आज की हुकूमत जो कहती थी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात कर ले या नेगोशिएशन, तो आगे से कहा जाता था कि एनआरओ मांग रहे हैं। ये जो एनआरओ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि वो यही बात करते थे कि अगर सियासतदान मिल बैठकर आपस में कोई चीज़ रिजॉल्व कर लें तो ये हाइब्रिड जिस तरीके से परमानेंट ये चीज़ें ना होती। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी आपको याद है कि मजाक उड़ाया जाता था कि जी मुकमका है और फ्रेंडली ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी करिए, फ्रेंडली ऑपोजिशन नून करिए, ये मुकमका नहीं होता। ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। आपके ख्याल में पीटीआई के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए तो फिर अब वो टेबल पे आए हैं। भट्टी साहब, ये नुक्ता भी और 9 में वाला भी जो ब्रेक से पहले आसिफ कह रहे थे, प्लीज़ अगर आप मुख्तसर उसके ऊपर बात कर सकें। नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी जमात के पास ऑप्शन कोई नहीं ख़त्म हो जाता, यानी कोई भी ऐसी सियासी जमात हो जिसके पास सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएं।
जब तक ये हुकूमत मौजूद है ये ऑप्शन देती रहेगी। कल कोई नया ऑप्शन आ जाएगा, परसों कोई नया ऑप्शन आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मैं नहीं समझता कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था तो वो आ गई है। दूसरी बात 9 मई जहाँ तक मेरी राय है 9 मई पे मेरी पहले दिन से है कि ये एक स्याह दिन है, शर्मनाक दिन है। इस पर कोई माफ़ी तलाफ़ी हो जाती, दरगुजर हो जाता, माफ़ी मांग ली जाती या दरगुजर हो जाता या इससे मामला आगे निकल जाता। अभी लेकिन मैंने बताया इमरान खान फैक्टर के, इमरान खान क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कोई आगे चलकर ऐसा मरहला आ जाए कि जिस पे कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ये कहना कि नया कुछ नहीं हुआ इस दौर में या धांधली नया कुछ नहीं, तो ये एक जस्टिफिकेशन है। खबरें ये भी चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वो जो गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान मुलाकात हुई है उसने आज की नशिस्त के लिए बड़ा फैसिलिटेट किया है। इसमें कुछ हकीकत है? नहीं मैडम शेख, नहीं कोई उसमें कोई नहीं हुआ। वो ये मुसलसल चल रही थी, वो इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। तो मैं सिर्फ 2 जुमले बोलना चाहूँगा। नया कुछ नहीं, नया बहुत कुछ हुआ है इस दौर में मेरे भाई। और दूसरी बात यह कि अगर 2018 में कुछ बुरा हुआ था तो 2018 में ये क्या कर रहे थे? उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी कर रहे थे और लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, जलसे भी कर रहे थे, जलूस भी कर रहे थे। और मौलाना साहब कह रहे थे कि ये वज़ीर आज़म है, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इसकी दुनिया कोई बात ना माने। मौलाना साहब कह रहे थे हम 14 अगस्त भी नहीं मनाएंगे इस धांधली की वजह से। और बिलावल भुट्टो कह रहे थे ये सिलेक्टेड है और हम इनसे थोड़ी बात करेंगे, हम तो उन ताकतवरों से बात करेंगे। जरदारी साहब भी फार्मूला बनाने वालों से बात कर रहे थे। तो मेरे भाई अगर उस वक्त कोई बुरा हुआ, मैं और आप दोनों ने कहा बुरा हुआ, RTS बैठी, तो अब क्या दोबारा भी वही होना चाहिए? और ये कह के जस्टिफिकेशन खत्म कर देनी चाहिए कि नया हुआ ही कुछ नहीं। ठीक है 2028-29 में भी यही कर लें फिर। सर मेरा ख्याल है ये पॉइंट नहीं था डिस्कशन का। पॉइंट वो कह रहे थे कि मैंने ही सवाल किया था कि वो अवामिल क्या हैं जिसकी वजह से दोनों आके बैठे हैं, तो वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बुरा किसी ने शायद मुज़ाकरात को नहीं कहा। अलीना जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में एक चीज इसमें अहम है जो भट्टी साहब ने एक तरह से देखे 2018 के इलेक्शंस की बात की, 2024 दोनों के अंदर जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह हुई, असल में क्या हुआ, दोनों इलेक्शन में अवाम डिसएनफ्रेंचाइज हुई, अवाम का वोट नहीं माना गया। तो ये जो एक चीज परमानेंट कि अगर अगले इलेक्शन भी इसी तरह हो, मेरे ख्याल में सियासतदानों को शायद ये बात भी समझ आ गई है कि शायद अगले इलेक्शन तो हमारे हाथों में ही ना रहे, फिर ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ये बस ऐसे ही रहेगा और कोई अवाम के वोट से मैटर नहीं करेगा, इसीलिए वो बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप कि ये इस चीज का हल निकालें कि अवाम का वोट रद्द ना हो अगले इलेक्शन में और कंट्रोवर्सी ना हो। क्या ये सवाल अभी तक इन फील्ड नहीं है? जब तक मुज़ाकरात का कुछ ना कुछ नतीजा या सामने आकर निकलते नहीं, क्या ये कबरअज़ वक्त ना होगा ये कहना कि सियासतदानों को ये रियलाइजेशन है? नहीं अलीना, रियलाइजेशन तो है, लेकिन ये है कि हमने देखा कि यहाँ पर एक वो चल गया ट्रेंड के सब अपनी बारियों का इंतजार करने लगे। उन्होंने कहा हाइब्रिड निजाम ही अब रहना है तो ऐसे ही सही। लेकिन यही बात हम कहते रहे हैं, इधर बार बार कहते रहे कि बातचीत होनी चाहिए ताकि निजाम भी खत्म हो और डेमोक्रेसी सही मानों में वापस आए। हम जहाँ बातचीत की बात करें, एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं और वो कुरम का इशू है। पिछले हफ्ते एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ जिसके अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद गए वहाँ पर। उन्होंने सारे के सारे मामलात और वफाक की सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई अली अमीन गंडापुर साहब को, और फिर उसके बाद एक एलामिया भी जारी हुआ। आज इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है और वफाकी काबीना जो है सूबाई उसका इजलास भी हुआ है। सलीम साफ़ी साहब, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जिनका फैसला हुआ है, क्या आप समझते हैं कि मुकम्मल हल हो सकेगा कुरम की सिचुएशन का इसके नतीजे में? नहीं, एक तो ये कि इक़दामात भी बहुत लेट उठाए गए। ये मामला वहाँ पे एक लिहाज से तो ये 1 सदी से चला आ रहा है, लेकिन ये जो रीसेंट कशमकश है और जो रीसेंट लड़ाई है इसकी भी बुनियादें पड़ी थी कोई 1 महीना पहले, और हुकूमत अगर चाहती तो बरवक्त इक़दाम के ज़रिए वो इस खूनरेज़ी को रोक सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत ने बरवक्त कोई कार्रवाई नहीं की और जब तलखी बहुत बढ़ गई, दोनों फरीक़ों से बहुत बड़ी तादाद में लोग मर गए, सड़कें बंद हो गई, तो उसके बाद अब हुकूमत मुतवज्जे हुई है। लेकिन अब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी
पानी नहीं बल्कि खून बह गया है, पुलों के नीचे खून बह गया है। और अब उनको के दरमियान सुलह कराना या कोई मुआहिदा कराना वो इतना आसान नहीं रहा कि हुकूमत मुतवज्जह हुई है। सर, ये आज गवर्नर सिंध साहब ने कहा है कि कोई एक मुआहिदा है जिसके ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ रहा है। ये क्या मुआहिदा है और क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? नहीं, मुआहिदा तो दो फरीक हैं, दो कबीले हैं और बेसिकली जो लीड कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, तो उनके दरमियान हुकूमत सालिसी कर रही है, ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो हुकूमत सालिसी कर रही है। तो उस सालिसी के नतीजे में वो चाहते हैं कि किसी मुआहिदे तक पहुँचे। और माजी में भी इस तरह हुआ है, इन दोनों कबीलों की लड़ाइयाँ हुई है और उसमें फिर मुआहिदे हुए हैं और उन मुआहिदों के नतीजे में कुछ वक्त के लिए फिर खामोशी हो जाती है। तो शायद गवर्नर सिंध उस मुआहिदे की तरफ इशारा कर। सर, ये आज जो काबीना का इजलास हुआ है, इसमें ये खबर आई है कि असलहा तहवील में लिया जाएगा जो भी वहाँ पर मौजूद है, फिर अमन अमान ख़राब करने वालों का नाम फोर्स स्केड्यूल में डाला जाएगा। लेकिन कुछ जो आगे टिकर्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कोट करके कि कोई ऑपरेशन का बाकायदा फ़ैसला नहीं हुआ। ये ज़रा हमें बता दें कि इस वक्त स्टेटस है क्या कोई ऑपरेशन होगा या फिर कोई और एक्सरसाइज होगी? अब देखें, ऑपरेशन हो या ना हो, लेकिन इस कज़िये के दायमी हल के लिए एक तो ये कि दोनों फरीकों को गैर मुसल्लह करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त उन दोनों फरीकों के पास बारी से बारी हथियार और जदीद से जदीद हथियार उनके पास अवेलेबल है। और दूसरा, वहाँ पर किसी ने बंकर्स वगैरह बनाए हैं तो उन बंकर्स को भी डिमॉलिश करना पड़ेगा। और आपको लगता है कि ये जो शराइत रखी गई है इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? नहीं, तो अमल दरामद होना चाहिए। पहली फुर्सत में वहाँ पे जंगबंदी के लिए मुआहिदा होना चाहिए। दूसरी फुर्सत में वहाँ तक इमदादी अशिया पहुँचानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, कि ब्लॉकेड के नतीजे में जो कमी पड़ी है वो कमी दूर हो। और फिर तीसरी फुर्सत में फिर ये जो इक़दामात है कि वहाँ से असलहा इकट्ठा किया जाए और वहाँ के बंकर्स ख़त्म किए जाएं और लोगों को जो फसादी अनासिर है उन फसादी अनासिर की निशानदेही करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है जी, साफ़ी साहब ने बड़ी अच्छी तरह से सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी। बाकी तीन तज्ज़ियाकारों की राय हम वक्त की कमी की वजह से नहीं ले सके, बट आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अभी अल्लाह हाफ़िज़।